स्टूडेंट्स, इट्स मी सिमरन चौधरी विद यू राइट नाउ। मैं आप लोगों के साथ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स का यूनिट 1 कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। और ये मैंने जो अभी लिया है ये एसएल का स्टडी मटेरियल है। इसमें काफ़ी कुछ है, मुझे नहीं लगता कि अगर ये हाँ आप कंप्लीट कर ले तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है, क्योंकि सब कुछ इसमें कंप्लीट दे दिया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसका मैं नेक्स्ट जो वीडियो हो मैं आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए उसकी, जैसे इसका यूनिट 2 में अपलोड करूँ, ठीक है। सो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एसएल मटेरियल है वो है। सो यूनिट 1 में 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा मैनेजमेंट का, ठीक है। सेकेंड रहेगा क्लासिकल स्कूल, थर्ड रहेगा न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न स्कूल, फोर्थ आपका रहेगा कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरीज मैनेजमेंट, ठीक है। सो चैप्टर 1 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इसमें मैंने क्या किया है, कई चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है और मैं इसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ मैं आपको अपनी जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर शेयर कर दूँगी, ठीक है। सो इसमें नॉर्मल सा बताया गया कि मैनेजमेंट क्या होता है उस चीज़ के बारे में। तो मैं पहले तो मैंने जब पूरी बुक को पढ़ा तो मुझे बहुत इजी लगा, क्योंकि जैसे हमने एचआरएम पढ़ा था यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें जो हमारा मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट जो था हमारा सेम उसका ही सेकंड कॉपी तुम ये समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से उसमें काम हो रहा है उसको मैनेज भी करना होगा। नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हम एक शॉप खोलते हैं, एक नॉर्मल सी एक छोटी सी दुकान जब हम खोलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें जो कट्टे या बोड़े जो उसको कहते हैं उसमें सामान एज इट इज़ पड़ा रहता है तो हम उसी में से निकाल के सबको देते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं उसको, हम उसको मैनेज करके रखते हैं, ठीक है। जब छोटी सी दुकान में हम ये चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं कि हाँ, लिखते हैं कि ये वाला रेक जो है इसमें सिर्फ सर्फ के पैकेट्स रहेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ सारे बार के पैकेट्स रहेंगे, जिसमें साबुन वगैरह जो होते हैं, इसमें सिर्फ सारे सोप्स रहेंगे जो नहाने वाले साबुन होते हैं। मीन्स जब हम उसमें उसको डिवाइड करते हैं, उसमें क्या हम करते हैं, जहाँ पे हम अपनी रेक जो बनाते हैं उस पर लिख देते हैं ना कि हाँ ये है। एक नॉर्मल सा हम या एक केमिस्ट की शॉप होती है, वो क्या करता है, हर अपनी दवाई सेट करके हर डब्बे पे लिख देता है कि इस चीज़ की दवाई, ये पेट दर्द की दवाई, ये सर दर्द की दवाई, ये करके मेंशन कर देता है। इससे क्या होता है, जब वो जाता है तो नॉर्मल से अपना सामान लेके ईजिली वो अगर कोई कस्टमर मांगता है तो दे देता है। ये तो हो गया एक छोटा सा, मैं मैनेजमेंट समझा रही हूँ बस कि मैनेजमेंट क्या होता है। लेकिन जब यही मैनेजमेंट कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है, जब यही मैनेजमेंट किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो क्या है, जो हमने लिखा था डब्बों पे कि हाँ ये पेट दर्द की दवाई, ये सर दर्द की दवाई, या ये साबुन का रेक है, या ये सर्फ का रेक है, वो चीज़ जो है वो अलग अलग काम में डिवाइड यहाँ हो जाता है जब कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें जैसे आप देख रहे हो लिखा हुआ है आर्ट ऑफ गेटिंग एनीथिंग डन फ्रॉम अनदर्स। कोई भी आर्ट हमें, मतलब मुझे कुछ चीज़ चाहिए बट मैं उस पर मेहनत नहीं कर रही हूँ, सामने वाले से मैं करवा के फिर वो अपने पास कर रही हूँ, ठीक है। कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है, सपोज दैट कि मुझे कोई अपना कोई सपोज होमवर्क करवाना, हम क्या करते थे पहले कि हमें होमवर्क करवाना होता था, तो क्या कहते हैं, मैं खैर करती थी, मुझे ड्राइंग नहीं अच्छे से आती है। सो मैं अपनी छोटी बहन को बोलती थी कि क्या कहते हैं, तू मेरा होमवर्क कर दे, तू मेरी ड्राइंग बना दे, मैं उसके बाद तेरे को चॉकलेट दे दूँगी। एंड वो क्या करती थी, वो मेरा ड्राइंग बना देती। तो क्या है, होमवर्क तो मेरा था, उसके बदले मैंने उसको एक चॉकलेट प्रेफर कर दी, ठीक है। मैंने बोल दिया तू चॉकलेट ले लेना मुझसे, ठीक है। भले वो मैं नहीं देती थी वो खुद खा लेती थी, बट ट्रूली यही है कि जो और एक मैनेजमेंट में क्या है कि हम किसी और से जो काम करा के एंड फिर हम लेते, उसके बदले हम उसको सामने वाले को देते भी हैं जो उसका मतलब मेहनत का है, ठीक है। एंड नाउ मैनेजमेंट जो है, इसमें सबसे अच्छा मुझे मैनेजमेंट वाले जो सब्जेक्ट है इसमें सबसे अच्छा मुझे एक चीज़ लगा कि इसमें ना दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट तो ये दे दिया है कि हाँ मैनेजमेंट जो है सिर्फ एक साइंस ही नहीं है, एक आर्ट भी है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि ना, इसमें दूसरा क्या है कि ना, जो आपका मैनेजमेंट, सेकेंडली जो मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया उसकी एक्टिविटीज़, उसे बताया है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मुझे इसमें क्या अच्छा लगा कि जो यूनिट हमारी आएगी ना, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, ये सारी की सारी यही है। प्लानिंग सेकेंड यूनिट है, ऑर्गेनाइजिंग थर्ड यूनिट है, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग थर्ड यूनिट है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फोर्थ यूनिट है। यानी कि अगर छोटा सा अगर हम फर्स्ट यूनिट को अच्छे से समझ लें तो हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट तो आराम से होने वाली है, ठीक है। सो मैं इसको रीड आउट
चलो मैं कर देती हूँ, ठीक है। सेकेंडली, मैनेजमेंट इज़ नॉट अ टर्म डिस्क्राइबिंग अ सिंगल एक्टिविटी, रेदर it is a process consisting of various activities such as planning, organizing, staffing, directing and controlling। नॉर्मल सी चीज़ इसमें जो है वो आपको पढ़ के पता चल रही होगी, ठीक है, कि मैनेजमेंट सिर्फ एक नॉर्मल सा चीज़ को सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब उसको नहीं कर सकते, एक सिंगल टर्म में उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसके एक अलग अलग प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। HRM की जब मैं लूँगी तो मेरी कंप्लीट हो चुका है HRM भी, सो मैं जितनी जल्दी होगा मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है, मेरा कंप्लीट हो चुका है HRM का। सो इसमें क्या है, आगे इसमें लिखा हुआ है टू गोल दैट एवरी मैनेजमेंट एक्टिविटी स्ट्राइव्स टू अचीव आर द गोल ऑफ इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। इसमें एक नॉर्मल सा मैं आपको बता देती हूँ ज़्यादा लंबा काम को खींचते हुए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू कंप्लीट इन 1 year टाइम फ्रेम एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन efficiency, remember the word efficiency, you are trying to work it slowly yet with no wastage, you may return the risk of returning out of time and hence efficiency so achieved will be of no use to anyone, ठीक है। नॉर्मल सा इसमें यही है कि हमें जो वर्क हम करें सिर्फ हमारा एक ही चीज़ का नहीं होना चाहिए, फोकस ओनली ऑन इफ़िशियंसी पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम फटाफट से आ जाते हैं, मैं शॉर्ट में ख़त्म करूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो जितना इंपॉर्टेंट सिर्फ मैंने उतना किया, ज़रूरी चीज़ मैंने बस हाईलाइट कर लिया, ठीक है, ताकि आप भी जब बुक को पढ़ो तो आपको ईजी रहे। नाउ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, देखो ये सेम वैसा ही है HRM की तरह। मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है। कैसे साइंस का मतलब से क्या ले लिया गया है, वर्ल्ड ऑफ साइंस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। इसका मतलब नॉर्मल सा जैसे साइंस की हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अपने इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल के लिए देखो क्या दिया है कि अगर तुम 2 फ्रेंड्स हो, ठीक है, तुम 2 फ्रेंड्स हो, अगर तुम्हें प्लस करने के लिए एक दे दिया कि तुम 2 और 5 को प्लस करो, तुम कोई भी सिस्टम यूज़ करो, तुम कुछ भी एक फार्मूला यूज़ करो, तुम कैसे भी करो, आंसर उसका 7 ही आएगा, ऐसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो साइंस कहला जाता है, ठीक है। लेकिन आर्ट क्या है कि आर्ट जो है ये क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये किस पे है, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन पे, ठीक है। नाउ सेकंड आ जाता है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस कैसे है ये, मैंने एक एग्जांपल दुकान से समझाया था कि एक दुकान में अगर सामान आ जाता है तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम उसको एक बोरे में कट्टे में भर के छोड़ देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जब हम एक छोटी सी शॉप में करते हैं तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो फर्स्ट क्या आ गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैं फिर से बता रही हूँ कि यूनिट 1 तो हम पढ़ रहे हैं, यूनिट 2 जो हमारी हो जाएगी वो प्लानिंग है, यूनिट 3 हमारी ऑर्गेनाइजिंग है, यूनिट 4 हमारी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है, ठीक है। सो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग मैं नॉर्मल से इसमें समझा रही हूँ, इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा भयंकर सा नहीं लगा जो कि उसको हाईलाइट वगैरह करती, तो प्लानिंग में मुझे एक नॉर्मल सा लगा कि कोई भी मैनेजमेंट, जैसे मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया है, ठीक है, मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, ठीक है, अब उसमें मैं प्लान करूँगी, कैसे प्लान करूँगी कि मेरा वर्क क्या होगा, मेरे यहाँ पे किस किस तरह के काम होंगे, कौन करेगा उस काम को, कितने लोग होंगे उस काम को करने के लिए, समझ रहे हैं आप, कितने लोग होंगे उस काम को करने के लिए, किस किस डिपार्टमेंट में वो काम होगा, ठीक है, कौन से इनफैक्ट फ्लोर तक का मैं ये चीज़ मैनेज करके रखूँगी, कौन से फ्लोर पे कौन किस तरह का सिस्टम बैठेगा, ठीक है, तो ये सारा प्लानिंग में आ जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, फर्स्ट तो मैंने प्लान कर लिया, अब उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना है ना। ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो जाता है, उस चीज़ को करने के लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए होगा, मैंने अगर कैंडिडेट्स अपने बैठा दिए फ्लोर पे, सपोज़ अगर मैं एक क्या कहते हैं मैं अपना नॉर्मल से एक BPO ओपन कर रही हूँ, उसमें क्या है मेरा 2 प्रोसेस में चला रही हूँ, उसमें एक मैं इनबाउंड एंड आउटबाउंड प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ, तो अब इनबाउंड में क्या होगा कि कॉल आएगी तो उसके लिए मुझे मेरा डायलर चाहिए, सिस्टम चाहिए, तो ये चीज़ क्या ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा, ठीक है। उसमें मेरे को कितने लोगों को मैं बैठाऊँगी जो कि मेरा काम अच्छे से चले, ठीक है, इस तरह से है। उसके बाद
कंट्रोल। अब ऐसा नहीं है कि मैंने सबको बैठा दिया एंड देन मैंने सबको बोल दिया अपना अपना काम कर लो, नहीं यार ऐसा नहीं हो पाएगा। जब हमने बैठा दिया है तो हमें उनको बताना भी पड़ेगा, ठीक है, कि क्या काम करना है, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्या कहाँ कहाँ कौन कौन कर रहा है, ठीक है, सब चीज़ पे ध्यान रखना, सब कंट्रोलिंग में आ जाता है। अब आ गया है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि एक मैनेजमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ वो एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होता। इसमें क्या है देखो, the need for management gave rise to studies in the area of management to understand its true nature and for its wide application. Hence, during its journey, management derived and borrowed its principle from various other established disciplines such as science, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। नॉर्मल सा मल्टी डायमेंशन को क्यों कहा गया है? ये जो एक समझदार इंसान है, समझ लो इंसान नहीं मतलब एक समझदार चीज़ है, क्योंकि जब वो इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहा है, वो क्या कहते हैं साइंस की नॉलेज उसमें है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ साइंस की चीज़ें पढ़ के नहीं यार, इसका मतलब ये है कि अगर एक कंप्यूटर मैंने रखा, उसका यूज़ कैसे करना है वो भी तो उसी मैनेजमेंट में आ जाएगा ना, मैनेजमेंट में तो आ जाएगा ना उसमें। कंप्यूटर उसका उसको मैं कैसे का डायलर लगाया तो उसको उससे कैसे करना है ये भी है, ठीक है, पॉलिटिकल टर्म्स भी उसको जानना ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स भी जानना ज़रूरी है। तो ये मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल इसीलिए कहा गया है, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक। अब देखो इसका क्या है, दिस इज़ बिकॉज मैनेजमेंट नीड टू एडजस्ट, फिर से बोल रही हूँ, मैनेजमेंट नीड टू एडजस्ट इटसेल्फ, खुद को, इन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। डायनेमिक क्यों इसको कहा गया है? जैसे सिचुएशन चेंज होता है वैसे वैसे मैनेजमेंट भी चेंज होता है। मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस क्यों है? ऐसे जैसे हमने एचआरएम में पढ़ा था सेम वैसे ही कि मैनेजमेंट इसलिए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है क्योंकि वो रुकेगा नहीं। सपोज अगर वो रुक गया था तो फिर कंपनी डूब जाएगी ना। अगर वो रुक गया तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आज हायरिंग हुई है, फिर उनको हम ट्रेनिंग देंगे, फिर उनको क्या कहते हैं फ्लोर पे वो जाएंगे अपना वर्क करेंगे, फिर समय समय पर उनको मोटिवेट भी करेंगे। काम तो हो ही रहा है। अब ऐसा तो नहीं उन्हीं को हमने कर लिया हायर, उसके बाद हमें कोई और नहीं चाहिए होगा, फिर अगेन स्टार्ट होगा वहाँ से प्रोसेस। तो ये इसीलिए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में आ जाता है। ये परवेसिव का मतलब मैंने पहले ही बताया था, फिर रिपीट करूँ। परवेसिव का मतलब होता है कि ये जो परवेसिव है हर जगह पे इस्तेमाल होती है, चाहे वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट कर ली, आप देख लेना। ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस एरिया में जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर जो दूसरा एम्प्लॉय है उसका एक ही वर्क है कि उसको गोल ओरिएंट करना है अपने कंपनी के लिए, ठीक है। गोल ओरिएंटेड इसलिए कहा गया है। कोऑर्डिनेशन, क्यों कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है? तो एक सपोज करो अलग अलग, जिसमें जैसे है मैंने कर दिया, ठीक, आप देख लेना, ठीक है। इसमें क्या है मैं बता देती हूँ। कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है, सपोज करो कि उसमें काम करने वाले अगर 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, उसके सपोज करो कि अगर 10-10 भी डिपार्टमेंट में 10 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। ऐसा नहीं कि हर इंसान की थिंकिंग एक दूसरे के साथ सेम होगी, हर डिपार्टमेंट का काम सेम होगा, ठीक है। अगर चलो मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ, एक मैं सेल प्रोसेस से ले लेती हूँ, ठीक है। अगर कोई सेलिंग कर रहा है, ठीक है, सेल जो कर रहा है वो क्या करेगा, वो उसकी जो मतलब लीड वगैरह बनती है वो आगे वो देते हैं ताकि उनकी लीड पे काम हो सके, ठीक है, उनकी लीड पे काम हो सके। अब सपोज करो जो सेल प्रोसेस वाले हैं वो अगर बैक ऑफिस वालों से अगर नहीं करके रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रोफेशन का मेरे को लगता है मतलब नहीं बताना पड़ेगा। प्रोफेशन तो हम लोग को पता है कि क्या होता है। जो भी काम हम जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोफेशंस में आ जाते हैं। ये लोग अपना अपना खुद से ओपन कर सकते हैं, इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये सब। उसके बाद चलिए मैं इसको फटाफट बता ही देती हूँ। स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज में क्या है, अ प्रोफेशनल शुड बी वेल वर्स्ड विद द रिस्पेक्टिव बॉडी ऑफ नॉलेज, पहली चीज़। सेकंड, ही और शी मस्ट बी एबल टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ लाइफ, रियल लाइफ सिचुएशन,
फॉर इंस्टेंट रियल लाइफ बिजनेस चैलेंजेस और प्रॉब्लम इन दिस केस। सेकेंड आ जाओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या है, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर imperative for a person to become a member of the profession. Third, code of conduct. The code of conduct lists out the rule and regulation that the member of the profession has to abide to norms of profession, integrity, honesty and ethical behavior. एग्जाम्पल में इसमें दे दिया जैसे कि इसमें क्यों ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट की क्या ज़रूरत है, तो इसमें बता दिया एक ICAI है जिसको मतलब सबको पता है कि वो इंस्टीट्यूट किस चीज़ के लिए CA के लिए है, ठीक है। एक अच्छे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए एक प्रोफेशनल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो वहाँ से आते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इट ले डाउन द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन टू बिकेम अ मेंबर ऑफ द प्रोफेशन एंड ऑब्टेन द लाइसेंस एंड टू प्रैक्टिस। एग्जाम्पल में है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ले डाउन ऑल रिक्वायरमेंट अ पर्सन मस्ट मीट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया, ठीक है। मैं इसलिए ज़्यादा वो नहीं कर रही क्योंकि बहुत नॉर्मल सा है। फंक्शंस में आ जाते हैं। प्लानिंग में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि प्लानिंग क्या है, कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम प्लान करते हैं, वो है। अब उसको ऑर्गेनाइज करना है तो वो ऑर्गेनाइजिंग में चला जाएगा। स्टाफिंग, ये ज़रूरी है। स्टाफिंग क्या है कि अब मैंने और प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब उस पर काम करने के लिए भी तो चाहिए ना मुझे। अब मैंने प्लान कर लिया कि हाँ क्या कहते हैं इतने लोग बैठेंगे, इतने ये मेरा सिस्टम हो, और मैंने सिस्टम डाल के ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टार्ट कर दिया। अब उसमें काम करने वाले चाहिए तो वो मेरे स्टाफिंग वाले में चला जाएगा। ये कहाँ से आते हैं, सॉरी, ये क्या कहते हैं स्टाफिंग जो होती है, इसका क्या है कि अलग अलग एक्टिविटी है। जैसे द मेजर एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन स्टाफिंग आर रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ डायरेक्टिंग में। अब उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा कि अब जब कोई न्यू, अब जैसे मैंने उसको ये जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो ऊपर कि प्लेसमेंट है, सिलेक्शन है, पॉइंट समझाती हूँ। एक रमेश नाम का आदमी है, मेरे पास आया, मैंने उसको जॉब पे रखा, ठीक है। उससे फर्स्ट किया है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू मैंने उनका लिया एंड अब क्या है वो उनको मैं फ्लोर पे भेजूँगी। अब मैंने उनको जो फ्लोर पे भेजने से पहले मैंने उनको क्या किया है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू लेके उनको अपने काम के बारे में बताया कि उनको क्या काम करना है, यानी कि वो चला जाएगा मेरा ट्रेनिंग में। अब वो डेवलप हो चुके हैं मेरे काम को करने के लिए। तो अब क्या है, वो ये जो 3 जो प्रोसेस चला है मेरा, ठीक है, कौन सा, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना और उनको इस लायक बनाना कि मेरे वर्क को करे, तो ये चला जाएगा मेरा स्टाफिंग में। अब मैं वो फ्लोर पे गए, उनको जो उनका TL होगा, जो वर्क करवाने वाला होगा उनका, वो उनको बताएगा कि आपको ये काम करना है, तो वो हो जाएगा डायरेक्टिंग में, उसको डायरेक्ट करना कि क्या क्या काम है और कैसे करके उनको काम करना है, कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे, ये वाला उसमें चला जाएगा। कंट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है कई बार काम करते वक्त हमारा जो मतलब काम जो कर रहे हैं वो उनको समय समय पे मोटिवेट करना, उनको कंट्रोल करना। ऐसा नहीं कि आप उनके ऊपर प्रेशर बना दो, तुम्हें ये काम करना ही करना है, प्रेशर नहीं, हाँ एक कंट्रोल करना है कि हाँ अगर आप मतलब कि एक दूसरे से अगर आप नहीं बन रही है तो उस चीज़ को कंट्रोल करना हो सकता है, या कोई गलत बिहेव हो रहा है उसको कर सकते हैं, मतलब काफ़ी तरह की कंट्रोलिंग आ जाती है। अब चलो भाई लेवल पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट के लेवल 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल, उसके बाद होता है मिडिल लेवल, उसके बाद होता है लोअर लेवल, ठीक है। इन जो लेवल होती हैं इनके पास मैक्सिमम लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड पावर होती है। किसके पास, टॉप लेवल की बात हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर टॉप लेवल वालों की होती है, ठीक है। जो टॉप लेवल वाले हैं उनके पास मैक्सिमम लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड पावर है, ठीक है। ये इनके वर्क है, आप पढ़ लेना। मिडिल लेवल वाले में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर मीन्स HR मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये इसमें आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो नीचे वर्क कर रहे हैं, लोअर में जो वर्क कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को ये जानते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं, यानी टॉप लेवल वाले तक पहुंचाते हैं। लोअर में कौन आ जाते हैं, फैक्ट्री लेवल वर्कर्स होते हैं। जो
ये क्या करते हैं, जो मिडल वाले हैं वो लोअर वाले से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, किस किस तरह का मतलब किस तरह का काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ अब जैसे लोअर लेवल वाले में क्या आ जाता है, जैसे कि चेक्स ऑफ टाइम, स्पीड, कॉस्ट, वेस्टेज एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ वर्कर्स, ये सारे लोअर वाले में आ जाते हैं। अब लोअर मैनेजमेंट वाले ने ये सब चीज़ का देखा, टॉप उसके बाद वो उन्होंने मिडिल को बताया, मिडिल वाले ने टॉप को बताया कि इस तरह से काम हो रहा है, इसी तरह से होगा ना मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला सेटिंग द ऑब्जेक्ट वाले में से मैंने बस इतना किया कि प्ले अ की रोल इन सेटिंग इट्स मिशन एंड विजन, ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोल क्यों है इंपॉर्टेंट, प्रॉपर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड में मैंने सिर्फ इतना किया, द अवेलेबल रिसोर्स और पुट देम टू यूज़ मोस्ट इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। फोर्थ वाला पूरा कर लेना, वैसे मुझे ज़्यादा लगा नहीं इसमें, नॉर्मल से ये वाला जो लाइन है ना, सेकेंड लाइन फर्स्ट द मैनेजमेंट से जस्ट मैनेजमेंट के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से लेके आप अपॉर्चुनिटीज़ तक कर लेना, बस इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरी नहीं है। कि क्या कहते हैं उसको अगर ग्रोथ करना है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करना है, तो हमें अलग अलग टाइम पे सबको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो क्या कहते हैं तभी जाके हमारा बिजनेस जो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़ेगा, इसमें यही वाला था, ठीक है। अब इंडिविजुअल वाले में यहाँ से लीडरशिप से लेके मैंने गोल तक किया, मैं रीड कर देती हूँ। लीडरशिप एंड मोटिवेशन टेक्निक मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल सेट career goals, develop required attributes, knowledge, skills and attitude to achieve them, and thereby experience the fulfillment of person goal। उसके बाद नीचे वाला भी एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी में है, अ गुड मैनेजमेंट अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी एंड इंगेजेस इन वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है मैं ऊपर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये इंपॉर्टेंट जो है आप इसमें कर लेना, अंडरलाइन इसको रीड कर लेना, क्योंकि जैसे फर्स्ट में कोऑर्डिनेशन का प्लानिंग का बता दिया, प्लानिंग में क्यों ज़रूरी है, सब मिलकर प्लान करेंगे तभी एक होगा। पता चला आज हमने अकेले बैठ के एक ने प्लान कर लिया, कल के बोले इसमें ये प्रॉब्लम रहेगी, इसमें ये प्रॉब्लम रह गई, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व डिफाइनिंग द रोल ऑफ ईच इंडिविजुअल The simplest form organizing involve डिफाइनिंग द रोल ऑफ ईच इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजिंग में भी सेम इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे, सपोज करो किसी को मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि एक ऑर्गेनाइज करने के लिए बताया कि नहीं कंप्यूटर से सिर्फ काम चल जाएगा, दूसरे ने बताया नहीं डायलर रखेंगे तभी तो क्या कहते हैं बात हो पाएगी, कांटेक्ट कोई कर पाएगा, राइट। इस चीज़ के तो जो अलग अब एक साथ बैठ के करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टाफिंग में भी सेम यही है, बता देते हैं कि सॉरी स्टाफिंग में भी इसलिए क्योंकि किस किस तरह के उनको अब जैसे अलग अलग ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा उसको सबके बारे में पता है कि हाँ इस डिपार्टमेंट में जो उसके कोऑर्डिनेट के लिए हैं वो उनको बताएंगे कि नहीं मुझे मेरे काम के लिए इस तरह के चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। अब डायरेक्टिंग सेम आपको पता ही है कि क्यों होगा, तो लेसन मेरा ख़त्म 1। लेसन 2 क्लासिकल मैंने क्लासिकल को जो वर्ड है मैंने इसलिए लर्न किया, हमारे टीवी में ना क्लासिकल जो है वो चैनल है जी क्लासिकल, उसमें ना पुरानी मूवीज़ आती है, तो यानी ये पुरानी चीज़ों के बारे में होगा, ठीक है, मैनेजमेंट के पुराना। ये जो है ये 3 फेज़ में डिवाइड है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट को हम समझने के लिए 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं। इसको स्कूल ऑफ मैनेजमेंट या अप्रोचेस टू मैनेजमेंट भी कहा जाता है। फर्स्ट है क्लासिकल अप्रोच, सेकेंड है न्यू क्लासिकल या ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, थर्ड है मॉडर्न अप्रोचेस टू मैनेजमेंट। उसके बाद है इट इज़ नोन एज ट्रेडिशनल और कंजर्वेशन स्कूल ऑफ थॉट एंड मैनेजमेंट। आज ना एक्चुअली मेरी दादी की तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो थोड़ा परेशान हो रखी हैं, तो पापा उनको बता रहे हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।
क्लासिकल अप्रोच में क्या है कि इसमें क्या था कि ना ये पुराने तरह का था, इसको ज़्यादातर जो है 3 जो इसके हैं कंट्रीब्यूटर्स उन वो 3 हैं, एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्योल एंड मैक्स वेबर। ठीक है, अब इसमें चलो इसके हम पढ़ लेते हैं पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डिफरेंशिएट पीस वेज सिस्टम, डिवीजन ऑफ फ्लेवर, फंक्शनल फॉरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मेंटर मेंटर रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जो है वो देखो क्या है, फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन नीड डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, Taylor conducted various studies as part of the experiment, which are also popularly known as technique of scientific management. Technique of scientific management क्या है, ऊपर लिखा है ना साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट से टेलर का कहना था कि अगर हम कुछ भी चीज़ के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, तो उसका हमारा फर्स्ट क्या होता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से लाने से जब पहले हम छोटा सा उसको यूज़ करके देखें कि वो कैसे होगा। ठीक है, तो वही हमारा साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट कहलाएगा। मेथड स्टडी, अब ये जो है ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, इसमें क्या इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट हो जाएगा मेथड स्टडी। ये क्या है, द बेस्ट मेथड इज़ वन विद द लीस्ट कॉस्ट ऑफ मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, कम खर्चे में ज़्यादा पाना। मोशन स्टडी क्या रहेगा, द ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट द टाइम एंड एनर्जी वेस्टेड इन अनप्रोडक्टिव मोशन। मोशन स्टडी में क्या हो जाएगा कि जो क्या कहते हैं इसमें हमारा सिर्फ टाइम और एनर्जी को जो मतलब एक्स्ट्रा वेस्ट जो होता है उस चीज़ को बचाने की बात इसमें की है। टाइम स्टडी जो आ गया इसमें है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इज टू ऑप्टिमाइज द यूजेज ऑफ अवेलेबल वर्क आवर। ठीक है, ये जो है ना वर्क आवर वाला इसी में 5 से 6 घंटे वाला काम वगैरह आगे ऊपर। फैटिग्यू स्टडी, इसमें क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द इफिशिएंसी पेस ऑफ वर्कर बाय गिविंग दैम ब्रेक एंड पॉज ड्यूरिंग द वर्क। इसमें क्या है कि ना जो फैटिग्यू का मतलब होता है थकना। ठीक है, इसमें क्या है कि ना जो वर्कर काम कर रहे हैं, इसमें नीचे वाली लाइन में ये लिखा भी होगा ज़्यादा काम, हाँ है ना, देखो, as too many break may break the continuity and rhythm of work, and too less number of break may the worker fatigue and ineffectiveness। इसमें क्या है कि फैटिग स्टडी में हमने ये देखा था कि वर्कर को जो है समय पे एक सही ब्रेक मिलना चाहिए, जैसे लंच होता है ना, तो वो इसी में बताया गया है कि मैनेजमेंट में लंच ब्रेक होना चाहिए, टी ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा ब्रेक भी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा ब्रेक से क्या हो जाएगा कि जो रिदम था कि हाँ मैंने ये काम करना है, वो जो क्यूरियोसिटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी ज़्यादा ब्रेक देने से, और कम ब्रेक देने से वो इतना थक जाएगा कि वो काम नहीं कर पाएगा। अब इसमें क्या टेलर ने और क्या किया था कि डिवाइड कर दिया था, वर्क मैनेजर एंड वर्कर को डिवाइड कर दिया था। ये बहुत लंबा है, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में आपको बस बता देती हूँ इस डायग्राम के थ्रू। सबसे ऊपर है टॉप मैनेजमेंट। उसने क्या किया, पहले क्या होता था कि ना सारे के सारे एक साथ बैठ के कोई कुछ भी काम कर लेता था। ठीक है, अपने आप काम डिसाइड कर लेते थे, अपने घर से 6 हथौड़े लेके आ जाते थे काम करने के लिए। ठीक है, इस तरह का था, कोई कुछ भी कर लेते। इनफैक्ट जो टेलर के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये नॉर्मल से जैसे लेबर होते हैं ना उस टाइप में आए थे, और वो आगे जाके करते करते मैनेजमेंट में वर्क करते करते वो शायद से चीफ हुए थे वो। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में चीफ मैनेजमेंट जो होता है वो उन्होंने संभाला था, ऐसा कुछ था इनका हिस्ट्री में, मैंने ऐसा पढ़ा था। ठीक है, तो अब क्या है कि अब उन्होंने इतने यार जो इतने लो से स्टार्ट करके इतने हाई तक पहुंचेंगे, वो उन्होंने तो एक एक चीज़ें देखी होगी ना कि हाँ क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोग वर्क करते हैं। उन्होंने क्या किया, लोग अपने आप काम को डिसाइड कर लेते थे, हम ये काम कर लेंगे, हम ये काम कर लेंगे, अपने घर से 6 हथौड़े फावड़े लेके आ जाते थे, काम करने लग जाते थे। अब क्या हो गया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अपना अपना टूल्स खुद लेकर आते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को डिवाइड कर दिया। सबसे ऊपर हो गया टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के बाद उन्होंने 2 चीज़ निकाली। ठीक है, एक हो गया प्लानिंग इंचार्ज, एक हो गया प्रोडक्शन इंचार्ज।
ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के नीचे लगा दिए उन्होंने काम करने के लिए रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन को कर दिया, ठीक है, अपॉइंट किया। और प्रोडक्शन वाले की तरफ इन्होंने क्या किया, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्ट्रक्टर। और इन सब का जो काम था, इन 8 का जो काम था वर्करों से काम करवाना, ठीक है। अब क्या था कि ये आगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, एक नीचे और डायग्राम है, इन्होंने 8 को सेट किया, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से 8 का क्या था। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्लानिंग के नीचे रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या था, एक्शन टू प्रोडक्शन, ठीक है, ही स्पेसिफाइज द कोर्स ऑफ एक्शन टू प्रोडक्शन। सेकंड का क्या वर्क था, he is one who laid down rules and policies to be followed while working। क्या क्या रूल्स होंगे, पॉलिसीज होंगे काम के वक्त, वो बताना कार्ड क्लर्क का काम था। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या था, दे आर द वन इन चार्ज ऑफ स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम को लेके जो है जॉब पे टाइम का, वो इसका काम था, ठीक है। डिस्क्लिप्रिनरियन, मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, देख लेना, ठीक है। इसका क्या था, सिनेरिक एंड डिसिप्लिन वेज, ठीक है। अब स्पीड बॉस का वर्क क्या था, इंश्योर दैट वर्क इज डन एज पर द शेड्यूल, ठीक है, वर्क जो है वो शेड्यूल पे होना चाहिए वाला। गैंग बॉस का क्या काम था, ये जो है मशीन्स और टूल्स जो होते थे वर्कर के लिए उसको रखना, हु कीप टूल्स एंड मशीन रेडी रखना, किसके लिए, वर्कर के लिए। रिपेयर बॉस का काम क्या था कि वो चेक जो मशीन और टूल्स रखी हुई है उसको ठीक है कि नहीं है, टूट तो नहीं गई है, ये सब काम रिपेयर बॉस का था। क्या है, मशीन आर वर्किंग फाइन एंड करेक्ट एंड ब्रेकेज और डिफेक्ट दैट में अराइज। इंस्पेक्टर का क्या था, द क्वालिटी ऑफ द फिनिश्ड गोल सो प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इंस्पेक्टर जो सबसे लास्ट में था, उसका वर्क क्या था कि जो काम हो गया है, उसको चेक करना, जैसे मैंने कोई गुड प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है, अब वो गुड जो प्रोडक्ट हुआ सही है कि नहीं है, उसको चेक करना वो इंस्पेक्टर का वर्क होता था। अब स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में क्या है, नॉर्मल सा देखो, स्टैंडर्डाइजेशन इज अबाउट डिजाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ ईच एंड एवरी टास्क, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन डिवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू अ सिमिलर सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच एन इंडिविजुअल कैन बी ट्रेन्ड ऑन द जॉब इटसेल्फ, ठीक है। इसमें सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि इतने इजीली काम होना कि जो काम करने वाले हैं वो अपने काम को खुद से सीख जाए। अब मेंटल रिवॉल्यूशन में नॉर्मल से बता देते हैं, इसमें क्या, मेंटल रिवॉल्यूशन में जो टॉप मैनेजमेंट वाले थे ना, वो क्या करते थे, नीचे जो वर्कर उनको बहुत प्रेशर देते थे, तो इसमें क्या दोनों के बीच में अनबन हो जाती थी। तो इस चीज़ को लेके मैनेजमेंट बनाया गया कि दोनों को जो है कि क्या कहते हैं, दोनों को संभाला जाए और मतलब दोनों की बातचीत अच्छे से हो ताकि जो काम है वो अच्छे से चले। लास्ट वर्ड मैं रीड कर रही हूँ जो कि ज़रूरी है। इस चीज़ को मतलब सॉल्व आउट जब किया था ना, उस चीज़ को लेके शुड हैव वन गोल इन माइंड, मतलब कि जो देखो जो जो लोअर लेवल पे वर्क कर रहे वो हो, चाहे जो हायर मैनेजर रैंक पे हो, जो भी हो, उनका एक ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो आगे बढ़े। भले एक दूसरे से लड़ाई हो कोई बात है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को लॉस नहीं करते। दोनों के जब दिमाग में एक ही चीज़ है तो दोनों मिलकर क्यों नहीं काम करे, तो वही मेंटल रेवोल्यूशन में था। इसमें लास्ट में ये होता है कि उसका मतलब उसका समझाने का एक यही आता है कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट, मतलब इसका पॉजिटिव होता है कि ना देखो, therefore a change in attitude and thinking toward each other will lead to all overall positive environment at workplace and hence fewer conflict and more productivity। मतलब अगर दोनों मिलके रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। बस डिफरेंशिएट पीस वेजेस सिस्टम, इसमें क्या था मैं बता देती हूँ। इसमें क्या था कि ना पहले जो काम करता था, चाहे बहुत ज़्यादा जो काम करे वो, चाहे बहुत ज़्यादा कम काम करे वो, दोनों को सेम ही सैलरी पे करते थे वो लोग, ठीक है, सॉरी वेजेस पे करते थे, ठीक है। अब क्या है कि उन्होंने क्या बताया कि नहीं, जो ज़्यादा काम करेगा उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसको आजकल हम लोग इंसेंटिव बोलते हैं। काम तो किया, एक्स्ट्रा अगर किया तो हम इंसेंटिव देते हैं ना, तो वो इंसेंटिव था, ठीक है। तो उस चीज़ को ले ताकि जो काम करने वाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा और काम को लेके सीरियस होंगे और कमाना चाहेंगे, तो इस वजह से वो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन अच्छा होगा और मैनेजमेंट में ग्रोथ होगी, ठीक है।
अब स्ट्रेंथ वगैरह तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने बस अंडरलाइन कर दिया है। आप देख लेना, इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, क्योंकि ऊपर जितना हमने पढ़ा वही सब रिपीट है नीचे। डीमेरिट्स भी मैंने देखती हूँ, आप क्या कहते हैं सारा उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। अब हमने फर्स्ट टेलर का पढ़ लिया, अब आगे सेकंड हेनरी फयोल। इनको मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है। इन्होंने डिवीज़न ऑफ वर्क को डिवाइड कर दिया। उन्होंने क्या किया, वर्क को कैसे डिवाइड कर दिया, कहा कि सबका काम अलग अलग होगा। मीन्स जो प्रोडक्टिव मतलब जो क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो अलग होंगे, उनको तैयार करने वाले अलग होंगे, ठीक है। उसके बाद उसको अगर सपोज करो एक मैं ले लेते हो, एक साबुन है, ठीक है, उसको बनाया किसी ने, ठीक है, उसके ऊपर थप्पा जो लगता है, लक्स का साबुन ले लो, ठीक है, उसमें थप्पा लग गया लक्स का, वो किसी और ने किया। उसको पैकेट में डाला, वो किसी और ने किया। फिर बंडल बना के किसी ने किया, वो अलग किया, एंड वो आगे गया। तो ये अलग अलग काम उन्होंने डिवाइड कर दिए, ताकि सबको अपने अपने काम को लेके समझ में रहे कि हाँ मुझे यही काम करना है, और उस काम को लेके वो क्या कहते हैं सीरियस हो, और अच्छे से उसको और इम्प्रूव करके कर सकें, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो भी काम वहाँ पे कर रहे हैं, अथॉरिटी मीन हैविंग द पावर टू गिव द ऑर्डर और टेक डिसीजन, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब क्या है कि पावर टू गिव, किस चीज़ की अथॉरिटी, इस चीज़ की कि किसी भी ऑर्डर को देने की, या डिसीजन जो है कहाँ पे कैसे डिसीजन लेना है जॉब में, उस चीज़ की अथॉरिटी, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी से रिलेटेड है। डिसिप्लिन का तो मतलब पता ही है, प्रोजेक्ट एंड अचीवमेंट ऑफ अ पर्सनल एंड ग्रुप गोल। डिसिप्लिन मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन रहेगा तो क्या होगा उससे, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और आगे बढ़ेगा, ईजिली बढ़ेगा, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी वर्ड से समझ में आ जाता है कि क्या है। कमांड सजेस्ट दैट एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस हु इज टेक डायरेक्शंस फ्रॉम द हु इज सपोज टू रिपोर्ट टू इन द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कौन किस जगह पे काम करेगा, कैसे करेगा, डायरेक्ट करना, ठीक है। अब सब ऑर्डिनेशन में क्या है, ये आप देख लेना। ये वही है, नॉर्मल से एक गोल में मिलके सब मतलब बहुत बड़े ग्रुप में मिलके एक ही गोल को अचीव करना वाला है, ठीक है। उसका रेमुनरेशन जो है मोटिवेट करना है। सेंट्रलाइजेशन वाले में जो था, सेंट्रलाइजेशन वाले में ये था कि बैलेंस बना के रखना है काम को लेके। स्केलर चेंज से मैं बता देती हूँ। स्केलर चेंज जो था वो ये था कि सपोज अगर डी लेवल के, जैसे एग्जांपल बताया, डी लेवल का जो है उसको जी से बात करना, तो पहले क्या करता था कि डी जो है वो सी को बताता था, सी बी को, बी ए को, ए ई को, ई एफ को, और फिर एफ वाला जो है वो जी को जाके बताएगा। लेकिन अगर इमरजेंसी केस होता है, जैसे कि मैंने नीचे अंडरलाइन कर दिया है, इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होगा, डी डायरेक्ट जाके जी को बता सकता है। लास्ट आ जाता है ऑर्डर तो सबको पता ही है क्या है, अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर इम्प्लाइज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग एंड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इक्विटी का भी मतलब पता है हमें, क्रिएट अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वर्क प्लेस फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। स्टेबिलिटी में क्या है, इट रिजल्ट इन एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स एंड सेविंग in time and cost involved in hiring and training new employees. अब इनिशिएटिव में क्या है, स्टाफ टू टेक इनिशिएटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनकरेज करके, ठीक है। मैनेजमेंट शुड इनकरेज अपने स्टाफ को किस चीज़ से, टू टेक इनिशिएटिव द ऑर्गेनाइजेशन, क्यों, ताकि जो काम कर रहे हैं उन वर्कर को उसमें इंटरेस्ट आए काम करने में, और वो अपने काम की जो है वो जॉब परफॉर्मेंस को अच्छा करें, ठीक है। उसके बाद है स्प्रेड द कोज का मतलब होता है यूनिटी स्ट्रेंथ, ठीक है। बाकी मैं शेयर कर दूंगी PDF कंप्लीट, आप देख लेना। अब भाई टेलर और फेयोल में क्या अंतर है ये देख लो। टेलर क्या था, टेलर ने 8 बॉस बनाए थे, फेयोल ने सिर्फ एक बनाया था, बोलता सबसे हेड एक होगा जिसकी सब बात सुनेंगे। उसके बाद डिफरेंट क्या है, वो उसने वेजेस सिस्टम बनाया था, इसने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बनाया था। उसने क्या कहा था कि जो जैसा काम करेगा उसको हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो इसने बोला था कि नहीं सब अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करेंगे, जिसका जैसे स्किल। अब उसके बाद
एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस वाले में क्या था, तो टेलर ने बताया था कि जो मतलब किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसको मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो वहाँ पे दूसरी जगह उसने क्या बताया था कि हम जो कर रहे हैं वही हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है। टेक्निक वर्सेस प्रिंसिपल में क्या है कि टेलर ने जो है वो जो वेजेस सिस्टम निकाला था और इसने क्या किया, डायरेक्ट बताया कि हाँ जो जिसके स्किल्स है, जो सबसे अच्छा नॉलेज वाला है वो मैनेजर रैंक पे, इस तरह से उसने कंडक्ट किया। गाइडलाइंस जो है वो मैनेजर देगा, ऐसे कुछ उसने किया। ठीक है। फैक्ट्री लेवल वर्सेस टॉप मैनेजमेंट। फैक्ट्री लेवल में क्या था, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स आर डिजाइन कीपिंग इन माइंड द फैक्ट्री लेवल वर्कर। तो इसने क्या किया, दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन अ मेजोरिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर। ठीक है। उसने क्या किया, माइंड द फैक्ट्री लेवल वर्कर। ठीक है। उससे और इसने क्या किया, स्किल के बिहाफ पे। इंसेंटिव्स मैंने बताया था कि टेलर ने क्या कहा था इंसेंटिव के बारे में, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो था, इसने क्या कहा, प्योल ने कहा कि उनको हम अगर मोटिवेट भी करेंगे ना काम को लेके, तो वैसे ही हमें काम करके दे देंगे। उसके बाद मैक्स का ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें थी वो मैंने अंडरलाइन करके रख दी है व्यूअर्सी थ्योरी में। ठीक है, आप देखना। वैसे इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है। एवरी एम्प्लॉय नो व्हाट आर हिज और हर रोल and responsibilities in the organization. When the tasks are divided according to the specialization, the quality of the output and the productivity of the workers increase. ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा काम क्या है तो हम अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या, उससे क्या होगा कि जो आउटपुट आएगा उसका वो अच्छा आएगा। ठीक है। और वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद इसमें फॉर्मल वाले में जो है वो है, व्हेन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज वेस्टेड इन ओनली अ फ्यू पीपल हु कंप्राइज द टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है। उसके फॉर्मल सिलेक्शन में आप देख लेना, इसमें ऊपर जो है वो तो है कि क्या कहते हैं, जैसे नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स वगैरह है। उसके दिस रिजल्ट इन अ कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स। इतने से ही समझ जाओ। इसमें भी वही है, मोटिवेशंस को लेके है। रिक्वायरमेंट्स, तो आपको पता ही कि रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कि किसी काम को है तो उसके रूल्स क्या होंगे, रिक्वायरमेंट जो उसमें वर्क कर रहे हैं उसको क्या क्या चाहिए, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट। ठीक है। उसका एडवांसमेंट ऑन अचीवमेंट, दिस मोटिवेट एम्प्लॉय टू गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद ये मैंने नहीं, मतलब मैंने पढ़ा है बट मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। इससे हम अब एनालाइज, हम क्लासिकल स्कूल में क्या हम एनालाइज करते हैं, they narrow down the needs of human being to financial need only. They ignore the informal relation that emerge in an organization. The external environment of an organization, such as its customer, economic condition, government laws and competition and so on. Due to these reasons, these theories failed to find their place in the current globalized world. आजकल के दौर में ये क्लासिकल क्यों ख़राब हो गया, कारण ये था कि ना इसमें क्या हमने पढ़ा, इतनी देर में हमने इतना सारा क्लासिकल के बारे में पढ़ लिया, इसमें क्या हमने पढ़ा, नॉर्मल सी एक चीज़ कि वो लोग एक ही चीज़ जानते थे, जो वर्क पे मतलब वर्कर जो काम करने वाले उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। ठीक है। उनको सिर्फ पैसे दे दो एंड क्या कहते हैं काम करवाओ अपना। ठीक है। वो ना ये जानते थे, जैसे कि इसमें नॉर्मल से लिखा ना कि इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट लॉज, उनको कोई मतलब नहीं था, इन चीज़ों से कुछ नहीं था। इस वजह से ये फेल हो गई आजकल के टाइम पे। ठीक है। लेसन 2 हमारा ख़त्म। लेसन 3 न्यू क्लासिकल। न्यू वर्ड से मेरे को लग रहा था कि न्यू टाइप का कुछ होगा, मीन्स न्यू क्लासिकल में क्या हो जाएगा, जो हमारा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ इस चीज़ के बारे में, जो हमने अभी क्लासिकल ख़त्म किया है ना, तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा इसको मैंने थोड़ा सा अलग से करके रखा था कि जो हमारा क्लासिकल है वो और जो हमारा न्यू है वो, इसमें कुछ समय का अंतर रहा है दोनों के बीच में। ठीक है।
जो हमारा क्लासिकल अप्रोच है, ठीक है, वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1960, उससे पहले पहले जो वर्क होते थे वो है, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। उसके बाद जो न्यू क्लासिकल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1960 में हुआ था, वहाँ से लेके वर्ल्ड वॉर 2 तक का है, ठीक है। और साथ में ऊपर हमारे पास मॉडर्न स्कूल्स ऑफ थॉट जो लिखा हुआ है, तो मॉडर्न अप्रोचेस जो हमारे हैं वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो है, वहाँ से लेके अभी तक जो करंट में जितने भी मैनेजमेंट से हैं वहाँ तक का है, टिल डेट तक का, ठीक है, जो अभी तक का है, ठीक है। फिर से रिपीट करिए, क्लासिकल अप्रोच क्या है, जो रिवॉल्यूशन था 1960 का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उससे पहले का है। क्लासिकल या सॉरी नियो क्लासिकल जो है, या ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस जिसको हम कह सकते हैं, ये जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वर्ल्ड वॉर 2 तक का है। और मॉडर्न अप्रोचेस जो हम अभी नया मतलब इसमें जो हम पढ़ेंगे मॉडर्न, वो जो है वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक जो चल रहा है वो है, ठीक है। सो चलिए इसको मैं बता देती हूँ, बहुत बड़ा था इसलिए मैंने सिर्फ जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने बस हाईलाइट कर लिया, ठीक है। It was assumed that there is a positive relationship between the amounts of lighting and workers' productivity. That is, when the amount of lighting increase, the productivity will increase. इसमें नॉर्मल सा है कि अगर वर्कर की जो सैलरी उस पर अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रोडक्टिविटी भी हमारी अपने आप बढ़ जाएगी। अब इसमें क्या है, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें क्या है देखो, फर्स्ट है शॉर्टर वर्किंग आवर। शॉर्टर वर्किंग आवर में वर्किंग 5 days अ वीक रेदर देन 6 days, 6 दिन जो होता तो उसको 5 दिन में कर दिया। प्रॉपर टेस्ट पीरियड, 10 मिनट टेस्ट पीरियड ड्यूरिंग अ डे। इम्प्रूव फिजिकल कंडीशन। उसके फ्रेंडली वाले में है इनकरेजिंग वर्कर्स टू शेयर देयर कंसर्न और फीडबैक विद देयर सुपरवाइजर्स। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन में है डिस्कसिंग द चेंजेस विद द वर्कर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दैम। इससे क्या है कि गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी, फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट, इनफॉर्मल work group and friendly supervision that were responsible for the boost in the productivity of worker। उसके बाद मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम है, उसमें नॉर्मल सा यहाँ पे देखो इनफॉर्मल रिलेशनशिप एंड सुपरवाइजर्स, अपॉर्चुनिटी टू टेक फ्रीली अबाउट थिंग्स एट्सेट्रा। उसके बाद ये जो है हमारा बैंक वियरिंग वाले में जो है, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। इट वॉज कंडक्ट द इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ नॉर्म्स, इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट। कौन सा, इनफॉर्मल रिलेशनशिप आर इम्पॉर्टेंट एंड मैनेजमेंट शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट, अंडरस्टैंड द बिहेवियर टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड मॉरलिंग। द सेटिस्फेक्शन, जो सेटिस्फेक्शन है नीड इक्वली सबका, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऐसा इसमें बता रहा है। और इस अप्रोच को जो है वो कहा गया, दिस अप्रोच कॉल्ड फॉर अ शिफ्ट इन मैनेजमेंट। मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, जितना ज़रूरी लगा उतना मैंने बस किया है, ठीक है। अब आ जाओ मॉडर्न स्कूल पे, आ जाओ, लेसन 3 खत्म होने वाला है। ऑल द अर्लियर स्कूल ऑफ थॉट इन मैनेजमेंट ट्रीटेड एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। जितना भी हमने अभी क्लासिकल पढ़ा और न्यू पढ़ा और सबके अलग अलग थ्योरीज पढ़ी, उसमें हमने क्या पाया कि जो भी स्कूल जो थे ये, ठीक है, स्कूल क्यों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैनेजमेंट को समझने के लिए इस चीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसको हमने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा गया है, ठीक है। 3 पार्ट में क्या क्या थे वो, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोचेस, ठीक है। तो इसमें जो है मॉडर्न वाले में क्या है कि वो बता रहे कि जितना भी था ये क्लोज सिस्टम में था, ठीक है। प्रिंसिपल एंड टेक्निक फॉर इंटरनल मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। इंटरनल environment include employee firm policy, its structure, researches, etc.
इसमें क्या है देखो, मैक्रो, मीसो एंड माइक्रो इन्वायरमेंट, इन 3 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फर्म की जो पॉलिसीज़ हैं इसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 3 लेयर में। ठीक है, कौन है, मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या है, रिलेशन विद ऑर्गेनाइजेशन सच एज। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। ठीक है, माइक्रो में हो जाएगा सप्लायर्स एंड कस्टमर, मतलब क्या, सप्लायर कस्टमर यानी बाहर है, ये तो ये एक्सटर्नल फैक्टर में चले जाएंगे। ठीक है, अब मीशो इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, कंपटीशन, सब्सटीट्यूट्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आ जाएगा इंडस्ट्री रिलेटेड में। अब मैक्रो में क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लॉज एट्सेट्रा। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। If one system fails or works ineffectively, the other system can provide support. इसमें क्या था कि ना, अगर सपोज एक अगर फेल हो रहा है किसी चीज़ को लेके, तो दूसरा उस चीज़ को सपोर्ट करके मतलब मैनेज कर लेना। ठीक है, मैनेजमेंट में यही है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, सब सिस्टम इज कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एट वन प्लेस, source of origin of authority. These points of control are evenly distributed at various level in organization called, क्या कहा जाता है इसको, decentralized organization. In certain case the authority is kept at one central point only, called as centralized organization. अब सेकंड इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे समय चेंज होता है वैसे वैसे चीज़ों को भी चेंज हो जाना चाहिए। एग्जांपल में नोकिया को लिखा हुआ है, क्योंकि नोकिया एक टाइम में जब इंडिया में आया था तो सबसे अच्छा फ़ोन माना जाता है, क्योंकि उसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी थी। उसकी जो क्या कहते हैं, उस टाइम पे उसने 2 लैंग्वेज दी थी, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप कर सकते हो। शायद से बीच में फिर मराठी वगैरह भी आ गई थी बाद में, डोंट नो, अभी याद नहीं है। ठीक है, उसमें क्या था, ये था। लेकिन समय के साथ साथ जो वो नहीं चेंज हुआ तो क्या हो गया, वो फेल हो गया। क्यों, क्योंकि देखो अब एप्पल है, सैमसंग, एप्पल इतना महंगा होने के बाद भी लोग खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि उसके फीचर्स अच्छे आ गए, न्यू चीज़ में चेंज है। ठीक है, ये इतना इसी में बताया गया है। फिर ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम इन इटसेल्फ इज अ, फिर क्या है, पार्ट ऑफ अ बिगर सिस्टम। इंक्लूड क्या क्या होता है उसमें, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ा सिस्टम है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, नेशन, वर्ल्ड, अ रीजन ऑफ और इंडस्ट्री। इतना है। डीमेरिट्स मैंने पहले बताया था, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद ये आप देख लेना कि इसको क्या कहते हैं, बताया गया है, कंपैरिजन किया गया है क्लासिकल को, न्यू क्लासिकल को और मॉडर्न को। ठीक है, ज़रूर क्लासिकल जो है वो क्या कहते हैं, ठीक नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल से एक ही चीज़ को जानता था कि पैसे दो काम हो जाएगा। ठीक है, वो फेल हुआ, तभी न्यू क्लासिकल आया। न्यू क्लासिकल में क्या देखा गया, न्यू क्लासिकल में भी हमने यही चीज़ देखा कि उन्होंने थोड़ा सा तो उनको समझा बट कंप्लीट नहीं था, तो इसलिए मॉडर्न आया जो कि आज तक चल रहा है। इसमें क्या देखो, क्या है, लीड टू की स्ट्रेंथ, लास्ट पर मैं पढ़ रही हूँ, की स्ट्रेंथ टू हाई प्रोडक्टिविटी। उनका क्या था, पैसे दो काम करवाओ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। लीड टू हाईली मोटिवेट एम्प्लॉय, ये कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट करते थे। ठीक है, 10-10 मिनट की क्लास ही ले लेते थे, सिर्फ टेस्ट ही ले लेते। इसमें क्या है, प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। लेसन हमारा 3 भी खत्म, अब आ जाते हैं लेसन 4 पे। ये है कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। इसमें स्मार्ट को दे रखा है। ठीक है, स्मार्ट है एक वर्ड, स्मार्ट। एस का मतलब दे रखा है स्पेसिफिक, एम का मतलब दे दिया है मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रेलिवेंट, टी का मतलब टाइम बाउंड। ठीक है, सेकंड इसमें क्या दे दिया गया है, डिज़ाइनिंग द प्लान। थर्ड इसमें दे दिया गया इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस थोड़ा बड़ा है, इसको बता देती हूँ। इसमें क्या है, द फीडबैक इज प्रोवाइडेड फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ज़रूरी हैं बट उतने ज़रूरी नहीं है, तो मैंने नहीं पढ़ा। अब बिजनेस प्रोसेस वाले में देख लेते हैं।
अब फर्स्ट है फोकस ऑन की प्रोसेस. द की प्रोसेस आर दोज अराउंड विच इज एक्सिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड. अब फंडामेंटल रीथिंकिंग पे आ जाते हैं. फिर से क्यों सोचना है इस वाले में, वो है इसमें. ठीक है, इम्प्रूवमेंट. इट इज़ अबाउट टॉकिंग लॉन्ग लीप रेदर देन स्मॉल स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है, बहुत बड़ा था इसीलिए इम्प्रूवमेंट का ये बस है, मैंने बता दिया. अब रेडिकल वाला में है रेडिकल डिज़ाइन. ब्रिंगिंग द चेंजेस थ्रू इम्प्रूवमेंट. द assumption that the root cause of deficiency is corrected, the problem automatically gets solved. यानी कि कहने का है बीमारी की जड़ पकड़ ली तो बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाएगी वाला हाल है था उसमें. ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स आ गए इसके. ये जो है पॉटर्स ने जो है 5 फ्रेमवर्क्स दिए हैं. फर्स्ट वाले में जो इसका था रिवार्ली वाले में रिवाल्वे वाले में है व्हेन टू फिल्म डील इन सिमिलर गुड्स एंड सर्विस एंड टारगेट द सेम सेट ऑफ कस्टमर. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए पेप्सी एंड कोको कोला है ना. पेप्सी और कोको कोला ने एक साथ कर लिया डोमिनोज पिज्ज़ा हट. ठीक है, तो इस तरह से इसमें एग्जांपल दिया गया है. अब थ्रेड ऑफ एंट्री इसमें क्या है, इट नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद इट्स मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट. जैसे एग्जांपल के लिए मैगी. ट्रस्ट है ना इसमें, हाँ ट्रस्ट है ना. अब देखो नूडल्स तो कितने सारे हैं, ये भी है. ठीक है, स्मिथ एंड जॉन्स के भी आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं मैगी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, होती नहीं है लेकिन मैगी. ठीक है, तो उस पर हमें ट्रस्ट है इसलिए. अब आ जाओ इसमें क्या है, सब्सटीट्यूट्स वाले में क्या है. सब्सटीट्यूट वाले में आप ये समझोगे, मैंने देखो स्मार्टफोन रिप्लेसिंग वाले में कर दिया, मीन्स मेरे को इसी से समझ आया था इसलिए मैंने ये किया. ठीक है, इसमें क्या है कि जो स्मार्टफोन्स हैं उन्होंने कैमरा का, कैलकुलेटर का, ठीक है, अब तो कंप्यूटर का भी वर्क स्मार्टफोन ने, मतलब कि किसी की जगह वो लेके कर रहे हैं. ठीक है, वर्क तो समय के साथ वो नहीं बदला तो ये आ गया उसकी जगह पे. ठीक है, इसमें एक और चीज़ आ जाता है, देखो बेटरमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट एंड कॉन्टिन्यूस इनोवेशन. अब देखो भाई बायर्स की बार्गेनिंग. ठीक है, बार्गेनिंग तो सबको पता है, सबसे अच्छी बार्गेनिंग हमारी मम्मी करती हैं. वो भी मेरे को तो लगता है कि सबसे अच्छी इकोनॉमिक्स जो हमारी मम्मी ही जानती हैं, बिकॉज वो इतने आराम से एक छोटी सब्जी भी लेने जाती हैं, वो इतने ईजिली कर लेती है, ना कि तो सब्जी वाले का नुकसान होने देती है ना खुद का नुकसान होने देती हैं. ठीक है, तो सबसे अच्छी जो इकोनॉमिक्स जानने वाली होती है तो हमारी मम्मी जानती हैं. ठीक है, तो इसमें बार्गेनिंग पे की जब बात आई तो मुझे मेरी ही मम्मी की याद आ गई थी. आई होप सबकी मम्मी करती हैं. ठीक है, बार्गेनिंग का मतलब होता है कि अब मतलब अगर जो वो है बायर है, खरीदने वाला है, ठीक है, वो अगर स्ट्रांग हो, ठीक है, तो क्या वो पावरफुल अगर है तो ऑटोमेटिक जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम करके वो ले लेता है. इतना ही इसमें बताया गया है. और जो सही बायर है उसको वो इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं, हाँ सामने वाले का लॉस ना हो. ठीक है, इस चीज़ का. अब सप्लायर आर दोज हु सप्लाई व्हाट ऑर्गेनाइजेशन नीड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट. अब बॉटम ऑफ पिरामिड जो होता है उसके बारे में सीके प्रहलाद जी ने क्या बताया है वो देख लेते हैं. कि इसमें 2 पार्ट में डिवाइड, उन्होंने वैसे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था. वेट अ मिनट, उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था. हाँ देखो है ना, ही सेड दैट दिस पिरामिड इज डिवाइड इनटू 3 सेक्शंस. 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया था. फर्स्ट उन्होंने बताया टॉप, जिसको रिच कहा जाता है. रिच यानी कि जिसके पास सब कुछ है, उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास चीज़ें भी हैं. ठीक है, उसके बाद द इग्नोर सेक्शन इज बॉटम. सबसे इग्नोर करने वाला जो सेक्शन होता है उसको बॉटम का होता है, क्योंकि पीपल इन दैट सेक्शन डू नॉट हैव पेइंग कैपेसिटी एंड बाइंग टू लिटिल फॉर अ कंपनी टू अर्न प्रॉफिट. अब आ जाओ भाई एप्पल पे. एप्पल तो सबसे फेमस है ना. एप्पल इज़ अ कंपनी हुज टारगेट सेक्शन इज टॉप ऑफ पिरामिड, सबसे ऊपर है. क्यों? क्योंकि देखो वो क्या करता है, नई नई चीज़ ऐसे ला देता है कि अगर वो सैमसंग चाहे, ठीक है, वीवो पर तो छोड़ दो, बहुत वो है नॉर्मल चीज़ है. ठीक है, सैमसंग वगैरह कुछ भी है वो नहीं कर पा रहा है, उसका पकड़ नहीं ले पा रहा है. ठीक है, तो इस चीज़ में हम इसको रख सकते हैं टॉप पिरामिड के लिए. ठीक है, बॉटम पिरामिड जो है इट डज नॉट हैव
It does not have capacity to offer huge margin, but it has capacity to absorbing mass selling and distribution. एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम नोकिया को. जब नोकिया आया था मार्केट में, तो क्या है, भले ही वो अभी मतलब अब देखो, अब इसमें क्या है, बॉटम ऑफ पिरामिड में क्या है, बॉटम ऑफ पिरामिड में आ जाता है. जैसे नोकिया के बारे में बता रही थी कि नोकिया जो है उसमें क्या है कि हम एप्पल सब नहीं खरीद सकते, लेकिन नोकिया एक ऐसा ब्रांड है जिसमें सब कुछ सही है. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नोकिया, ट्रूली बताऊँ तो. ठीक है, उसमें क्या है देखो, उसमें नोकिया ने स्टार्टिंग जब इंडिया में मार्केट किया था तो उसने 500 से स्टार्टिंग की थी अपने फ़ोन को. उसने क्या दिया था, एक चार्जिंग अच्छा दिया था उसका, मतलब बैटरी बैकअप अच्छा था उसका. ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, सस्ता था, अलग अलग लैंग्वेजेस में था. इनफैक्ट अगर वो 3rd फ्लोर से भी गिर जाता था ना, तो वापस को बैटरी लगा दो एंड देन वो ठीक हो जाता था. इतना अच्छा फ़ोन था. ठीक है, सस्ता भी था, तो इसीलिए सेकंड नंबर पे जो आ जाता है वो इसको ले लिया जाता है. ठीक है, मेरिट ऑफ दिस थ्योरी, डीमेरिट मैं नहीं पढ़ती हूँ, ये मैंने अंडरलाइन कर लिया, आप देख लीजिएगा. ठीक है, सिर्फ रीडिंग के लिए, नथिंग एक्स्ट्रा इसमें है. In other words, a learning organization is the one where क्या continuous learning opportunities are provided. ठीक है, continuous learning opportunity provided. Employee use learning to achieve the goal. ठीक है, individual performance is linked to organizational performance. Creative tension is embarrassed as a source of energy. Employees at all levels are aware and continually interact with the environment. अब इसमें क्या है, मास्टरी ऑफ 5 डायमेंशन इसको बताया गया है. किसको, डायमेंशन ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन 5 टाइप में डिवाइड किया. फर्स्ट है पर्सनल. ठीक है, इसमें क्या है, learning to enhance their capability and improve their work performance. Team learning, an organization promotes collective thinking by individual team member in achieving the common goal. बिल्डिंग में वाले में क्या है, इसमें बिल्डिंग वाले में क्या है कि अलग अलग करके, मतलब तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, जब उसको कंप्लीट करते हैं तो एक चीज़ हो जाना. ठीक है, इस चीज़ के लिए बताया, सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर अ बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट, तो कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसमें 3 चीज़ बिल्डिंग कैसी बनी है, ट्रस्ट की, कोलैबोरेशन की एंड कम्युनिकेशन की, 3 चीज़ की है. मेंटल वाला मैंने पहले ही बताया था, फिर रिपीट करी हूँ. अजम्पशन हेल्ड बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंटल मॉडल. सिस्टम्स थिंकिंग, सिस्टम जो भी मतलब वहाँ पे क्या क्या वर्क है, क्या क्या सिस्टम्स हैं, उस चीज़ के बारे में सोचना और काम करके एक मतलब जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल अचीव करना. वही अगेन वही रिपीट है इसमें. अब इशू क्या है, जैसे ग्लोबलाइजेशन, barriers to free movement of people, goods, service, companies and finance. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है उसको ना देखो, एक तो है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी रिफर्स टू पीपल बिलोंगिंग टू डाइवर्स बैकग्राउंड सच एज कल्चर, रेस. अब इसमें क्या है कि ना वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है उसमें आपका क्या है, इसमें क्या है, कल्चर डाइवर्सिटी वर्ड सुना है ना हमने क्लास 6th में. जो पॉलिटी की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी था, है ना, कि अलग अलग हमारे एक इंडिया में अलग अलग जाति के लोग हैं और उसके बाद क्या कहते हैं हम सबके साथ जुड़ के रहते हैं, तो डाइवर्सिटी को पॉजिटिव में लेना होगा. हाँ, हमने डाइवर्सिटी क्लास 6 की पॉलिटी लेसन नंबर 1 में पढ़ा था. अब क्या है कि इसमें क्या है, डाइवर्सिटी में कल्चर, रेस, रिलीजन, नेशनलिज्म, ये सब इसमें एक साथ जुड़ के एक जगह पे काम करते हैं. तो इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को. फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी. ठीक है, डायमेंशनल्स में. अब देखो क्या है,
प्राइमरी वाले में जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि कोई किसी का जन्म कहीं का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई झारखंड का, अलग अलग जगह के हैं, ठीक है। कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी रेस का है, या जेंडर का है, लड़का लड़की है, कुछ भी है, ठीक है, तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी जो है, दूसरे हाथ पे सेकेंडरी अगर हम देखें, उसमें क्या है कि किसी के पास क्या कहते हैं अलग, ये क्या है, ये नॉलेज है, ठीक है। ये जैसे कि कोई किसी को किसी चीज़ का नॉलेज है, किसी को किसी चीज़ के स्किल्स हैं, किसी को कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, ये जो जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, या वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी सेकेंडरी में आ जाएंगी। सॉरी। अब इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में सिर्फ इतना ही था कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, या क्या कहते हैं इन्वायरमेंट को हमें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो है सैमसंग इको डिज़ाइन प्रोसेस दिया गया है, उसके बारे में नीचे लिखा हुआ भी है, आप देख लेना, ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप पढ़ लेना इसको। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जाती है वैसे वैसे करके ऑर्गेनाइजेशन को चेंज खुद को करना चाहिए। अदरवाइज जो नोकिया जैसे इतनी अच्छी चीज़ होने के बाद भी, इतना अच्छा ब्रांड होने के बाद भी उसको नॉर्मल सा लेनोवो एप्पल्स वगैरह ने पछाड़ दिया, इस तरह का बताया गया है, ठीक है। एथिक एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है, ट्रस्ट इन द कॉरपोरेशंस, क्यों है ये, देखो, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थॉ प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन एंड एजुकेशन। तो ये जितने भी थे ये उसी में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो हमारा पूरा कंप्लीट यूनिट 1 ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं इसका जो PDF है वो मैं आपका अपलोड कर दूँगी अपने टेलीग्राम के ग्रुप में, ठीक है, और इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कि जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर इसमें कुछ मिस्टेक होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।